खून से भरी लाल ऊर्जा के तूफान के बीच एक योद्धा खड़ा है। उसकी आंखें नरक की आग की तरह चमक रही है, हाथ में तलवार कसी हुई। वो किसी भी क्षण फट पड़ने को तैयार है। उसकी मुट्ठियों से निकलती दैत्य सी शक्ति चिंगारियां उड़ा रही है, मानो ये उसकी आने वाली चोट का घोष हो। वो आग में लिपटा योद्धा बिजली की तरह आगे बढ़ता है। आसपास खड़े लोग दहशत में पीछे हट जाते हैं। उसकी सांसें गर्म भाप की तरह हवा में तैरती है। उसी समय एक शांति से भरा साया उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। हाथ में बंद पंखा, चेहरे पर ठंडा बेपरवाह भाव। वो योद्धा को चिढ़ाते हुए पूछता है कि आखिर वो खुद को समझता क्या है, एक नकली एल्डर के अलावा? योद्धा का गुस्सा भड़क उठता है। वो तंज कसते हुए उस युवा विद्वान की ओर लपकता है, एक मामूली रिसर्चर जिसे न मार्शल आर्ट्स की समझ है और न ताकत की। लेकिन अगले ही पल चाक, खून हवा में फूल की पंखुड़ियों की तरह बिखर जाता है। योद्धा की रफ्तार बीच में ही रोकी जाती है। आसपास मौजूद सैनिक तेजी से आगे बढ़कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। उसका भारी शरीर धरती पर धम से गिरता है, पूरी तरह खून में भीगा हुआ। ऊपर खड़ा वो शांत सा विद्वान बिना किसी भावना के बस देखता रहता है। हवा में सिर्फ रक्त की कड़वी गंध बाकी रह जाती है। आकाश फट पड़ता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे खून को धोती चली जाती है और अंत में उस गंध को भी मिटा देती है। विद्वान अपना पंखा मोड़ता है और बिल्कुल शांति से युद्ध भूमि से चलता बनता है। ये कोई आम विद्वान नहीं था। वो हेवनली मिलिट्री बॉडी का धनी था। 100 साल में जन्म लेने वाली वह दुर्लभ देन, जहां इंसान की पांचों इंद्रियां अपनी सीमा पार कर जाती है। अगर वो चाहे तो बारिश के पर्दे के पार दूर खड़े महल की हर बारीकी साफ देख सकता है। बूंद गिरने की आवाज भी उसे ऐसे सुनाई देती है जैसे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। बारिश में चलते हुए उसके पीछे 2 गार्ड बड़बड़ा रहे हैं। वो बदनसीब विद्वान जो मुरीम अलायंस में बेवजह घूमता रहता है और उनका चैन खराब करता है। एक पूछता है, क्या वो हमारी बात सुन सकता है? दूसरा हंसता है, इतनी जोर की बारिश में? पागल मैड बैन। पर सच ये है, वो सब कुछ सुन रहा था। वो दूर की सबसे हल्की आवाज भी पकड़ सकता था। पर उसकी असली खौफनाक ताकत उसकी समझने की क्षमता थी। उसे याद है, जब वो 19 साल की उम्र में सिविल सर्विस परीक्षा पास कर गया था, तो उसे लगता था दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन मुरीम अलायंस के गुप्त रिकॉर्ड्स देखकर उसे समझ आया कि वो हेवनली मार्शल बॉडी का धनी है। वो मार्शल मैनुअल्स को एक झलक में समझ लेता था, एक बार देखकर किसी कला में महारत हासिल कर लेता था। इस कारण वो घमंड में डूब गया, जब तक कि जंग हू की असली शक्ति से उसकी आंखें न खुल गई। एक ऐसी दुनिया जहां राक्षस, देवता और असली उस्ताद घूमते हैं। तभी उसे एहसास हुआ, अगर लोगों को उसकी असली शक्ति का पता चल गया तो पूरी दुनिया उसे पकड़ने, इस्तेमाल करने या खत्म करने पर उतर आएगी। इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा ली, किताबों में खोया रहा, मार्शल आर्ट से दूर। आज अपनी मां की याद से भारी मन के साथ वो एक भव्य महल में खड़ा है। तभी एक गहरी, प्रभावशाली आवाज गूंजती है, तुम स्कॉलर छाओ हो? नमोंग क्लैन के नेता ने उसे बुलाया है। नमोंग हॉक, वही व्यक्ति जिसे दुनिया 3 सोर्ड्स ऑफ हेवन के नाम से जानती है। लीडर सामने आता है। उसके आसपास नीली विस्फोटक ऊर्जा फैल जाती है। पूरा हॉल उसकी शक्ति से कांप उठता है। छाओ के शरीर में तनाव दौड़ जाता है, जैसे हॉक उसकी आत्मा के भीतर तक झांक रहा हो, उसके सारे रहस्य पढ़ रहा हो। छाओ के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, मेरे जैसे आदमी में ऐसे महापुरुष की क्या दिलचस्पी हो सकती है? नमोंग क्लैन का नेता अपनी बात एकदम सीधी, बिना किसी फॉर्मेलिटी के शुरू करता है। ना परिचय, ना अभिवादन। ये देखकर युवा स्कॉलर के चेहरे पर हल्की घबराहट और तनाव उतर आता है। उसे लगने लगता है कि शायद लीडर ने उसकी दुर्लभ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के राज जान लिए हैं। लेकिन अगले ही पल लीडर बात अचानक मोड़ देता है और एक अजीब,
लगभग विनती जैसी रिक्वेस्ट रखता है, मेरे छोटे बेटे को इंसान बना दो। उसके लहजे में साफ झुंझलाहट थी। स्पष्ट था कि वो अपने बेटे की बदतमीजी और बिगड़े व्यवहार का जिक्र कर रहा है। चायो कुछ क्षण के लिए हैरान रह जाता है। वो बताने की कोशिश करता है कि वो इस मामले की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर चुका है, पर लीडर बीच में ही उसे रोक देता है। वो कामली बताता है कि इंस्पेक्शन कमांडर से उसने चायो की इंसाइट और ज्ञान के बारे में सुना है और कैसे चायो ने अलायंस के एक बदनाम ट्रबल मेकर को भी सुधार दिया था। चायो समझाना चाहता है कि यंग मास्टर पिंग का मामला बस एक गलत फहमी था, लेकिन लीडर उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधे उसके सबसे कमजोर बिंदु पर वार करता है। तुमने अपनी मां के इलाज के लिए इंपीरियल पैलेस का रास्ता छोड़ दिया था, है ना? ये सुनते ही चायो का चेहरा कठोर पड़ जाता है। लीडर फिर एक ऐसा प्रस्ताव देता है जो किसी भी हालत में ठुकराना मुश्किल था। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा। मां का नाम सुनते ही चायो की आंखें कांप उठती है। उनमें दर्द भी था और उम्मीद भी। लीडर आगे कहता है कि वो डिवाइन फिजिशियन को बुलाएगा। ये नाम सुनते ही चायो अंदर तक हिल जाता है। एक ऐसा डॉक्टर जो आम लोगों की पहुंच से बहुत बहुत दूर था। लीडर अपनी शर्त साफ करता है, मेरे बेटे को इंसान बनाओ। बदले में मिशन के बाद मैं तुम्हें जहां चाहो भेज दूंगा, हनीम एकेडमी हो या इंपीरियल पैलेस। अब चायों के दिमाग में बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशंस दौड़ने लगती है। एक चमकदार भविष्य, मां का इलाज और दुनिया का सबसे दिग्गज चिकित्सक। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में एक कठोर दृढ़ निश्चय चमक उठता है। चायो धीरे से सिर झुकाता है, मैं स्वीकार करता हूं, चाहे लड़का कितना भी बिगड़ा हो। मैं इन यूज इंसान बनाकर हाय रहूंगा। सीन शिफ्ट। एक युवा घमंडी लड़का कमरे में मेड पर चिल्ला रहा है। उसने वेट टॉवल मांगा था, पर मेड बॉल में पानी ले आई थी। बिना वजह वो उस पर पानी फेंक देता है। लड़का गुस्से में हाथ उठाता है, इस कबाड़ की वजह से मेरा ड्यूअल का फोकस टूट गया। तभी दरवाजा हल्के से खुलता है। चायो शांत मुस्कान के साथ अंदर प्रवेश करता है। लड़का उपहास भरी नजर से देखता है, नया राइटिंग टीचर है क्या? चायो बिना किसी प्रतिक्रिया के जी बोर हो चुके अंदाज में लड़का कहता है कि उसके पिता पता नहीं क्यों हर बार ऐसे निकम्मे स्कॉलर्स भेजते हैं। वो चायो को कुछ वल्गर और ट्रिवियल कहकर इंसल्ट भी करता है। चायो हल्की चुभन भरी मुस्कान के साथ कहता है, पेट्रियार्क का कहना था आप में नॉलेज की कमी है और फ्लॉस काफी ज्यादा है। ये सुनते ही लड़का टेबल को क्रोध में चूर कर देता है और चायो के बिल्कुल करीब आकर दहाड़ता है। चायो इस पूरे रिएक्शन को शांत नजरों से ऑब्जर्व करता है। वो तुरंत नोट करता है कि लड़का अपनी भावनाएं छुपाता नहीं और बहुत आसानी से भड़क जाता है। फिर वो बेहद ठंडे स्वर में कहता है, अच्छा है, लगता है अब मैंने आपका ध्यान खींच लिया है। मेड पीछे से कांप रही होती है। लड़का धीरे धीरे शांत होता है और पहली बार चायो की हिम्मत से थोड़ा प्रभावित होता है। वो करीब आकर कहता है, नमो मॉक से आज तक किसी ने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। फिर वो एक चुनौती रखता है, अगर तुम पूरे दिन यहां से भागे बिना टिक गए तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। चायो बिना एक पल गवाए चैलेंज स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता। वो कामली जोड़ता है, लेकिन लफ्ज आसानी से भूल जाते हैं। तो एक ठोस सबूत छोड़ दीजिए। यंग मास्टर मोबैक उसे गुस्से और हैरानी के मिलेजुले भाव से देखता है। वो तिरस्कार भरी आवाज में कहता है, इतनी सी बात पर कॉन्ट्रैक्ट? तू कितना जरूरत से ज्यादा गंभीर और पागलपंती वाला स्कॉलर है। लेकिन आखिर में मजाक उड़ाते हुए वो मान भी जाता है। हंसकर कहता है, चल, अगर तू चाहे तो ऐसे 10 कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। उसके लिए तो ये बस एक तमाशा था। चायो हल्की सी चतुर मुस्कान के साथ तय करता है कि थोड़ा सा उकसाना चाहिए ताकि इस बच्चे का असली रंग सामने आए।
वो सुझाव देता है कि कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी बाजी भी जोड़ दें, थोड़ा रोमांच आ जाएगा। मोबेक तुरंत उत्साहित हो जाता है, उसे भी मुकाबले का मजा पसंद है। फिर अचानक वो एक निर्मम सी शर्त रखता है, आंखों में पागलपन की हल्की चमक के साथ। पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं जीत गया तो पूरे 1 साल तक तू मेरा गुलाम रहेगा। चायों को ये शर्त बहुत बचकानी लगती है, लेकिन मनोरंजन की चाह में वो मान जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट सौंप देता है। मोबेक उसकी लिखावट की ठंडी प्रशंसा करता हुआ कहता है, चल मेरे साथ, खुद तुझे सबक सिखाता हूं। वो पागल सी हंसी के साथ कमरे से निकल पड़ता है, पूरी आत्मविश्वास में कि वो इस स्कॉलर को हकीकत चखाएगा। चायो उसे शांत नजरों से देखता है। वो तुरंत मोबेक की फितरत समझ लेता है। ये लड़का बहुत जल्दी गुस्सा होता है, हर बात दिल से लेता है और बच्चों की तरह खुला सीधा सादा व्यवहार करता है। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में चलते हुए अचानक मोबेक एक नूडल की दुकान देखकर बच्चे जैसा उत्साहित हो उठता है, अपनी सारी मर्यादा भूलकर। चलते चलते उसकी नजर एक बड़े खतरनाक दिखने वाले योद्धा पर पड़ती है। मोबेक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। ये मौका बिल्कुल सही है। वो पूरे जोर से जाकर उस योद्धा की पीठ पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। योद्धा गुस्से से गरज उठता है। कौन था? मोबेक तुरंत मासूमियत ओढ़ लेता है। मैंने क्या किया? फिर चतुराई से अंगूठा चायों की ओर कर देता है। इनसे पूछिए, वजह वही बता देंगे। अंदर ही अंदर वो हंस रहा होता है। अब देखेंगे ये किताबों में सिर गाड़ने वाला स्कॉलर असली डर कैसे झेलता है। योद्धा चायों के सामने आता है, तेज कड़क नजरें जमाए हुए। तू इस यंग मास्टर का आदमी है? बोल, क्या किया है? चायो एक पल में ही पूरी स्थिति का विश्लेषण कर लेता है। वो नोट करता है, योद्धा ने तलवार नहीं निकाली, मतलब वो किसी बुरी टोली का आदमी नहीं, और यहां का भी नहीं। तभी तो वो मोबेक से इतनी रूखी तरह बात कर रहा है। बिल्कुल सही लक्ष्य। अचानक चायो एक कदम आगे बढ़ता है और गहरी विनम्रता से झुककर कहता है, क्षमा कीजिए। यंग मास्टर की ओर से मैं क्षमा याचना प्रस्तुत करता हूं। सभी चौंक जाते हैं। चायो की तेज नजर योद्धा की तलवार के हिल्ट पर बंधे 3 रंगों के तस्सल पर टिक जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। आप सोंगवे सेक्ट के योद्धा हैं। सही कहा। योद्धा वहीं स्तब्ध रह जाता है। उसे कैसे पता चला? चायो शांति से कहता है, कैसे न पहचानूं? मैं मुरम अलायंस के निरीक्षण विभाग में काम करता हूं। उसके बाद वो योद्धा को एक पुराने गुप्त मामले की याद दिला देता है। वही मामला जिसमें उनकी संप्रदाय को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, और धीरे से उसके कान के पास बोलता है, वो मामला मैंने ही संभाला था। योद्धा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे तुरंत समझ में आता है, ये वही खतरनाक स्कॉलर है जिसके बारे में अफवाहें फैली रहती है। वो तुरंत झुककर माफी मांगता है। पसीना बह रहा होता है। चायो मन ही मन मुस्कुरा देता है। अरे वाह, मेरा नाम इतना मशहूर हो गया। पीछे खड़ा मोबेक पूरी तरह सुन पड़ जाता है। एक साधारण स्कॉलर से वो भयावह योद्धा कैसे डर गया? चायो जाते जाते हाथ हिलाकर योद्धा को विदा करता है और मोबेक भीतर ही भीतर सुलग उठता है। चलते चलते चायो कैजुअली योद्धा को बता देता है कि असल में मोबेक ही था जिसने थप्पड़ मारकर उसे फंसाया था। योद्धा मोबेक के लिए सहानुभूति महसूस करता है और उसकी दया भरी नजर मोबेक के गुस्से को और भड़काती है। मोबेक झुंझलाकर सोचता है, ये दोनों किस बात की चुगलियां कर रहे हैं? चायो की आंखों में एक हल्की दानवी चमक उतर आती है। अब मजा आएगा। मोबेक गुस्से में उसे रोककर गरजता है, बता, तूने उस योद्धा से क्या कहा था? चायो मासूम मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ नहीं, बस एक विनम्र माफी। मोबेक उसे नफरत और शक भरी नजरों से घूरता है। अब उसे यकीन हो गया है कि ये स्कॉलर बिल्कुल भी साधारण नहीं। और वह चायों की साइड प्रोफाइल को जलते हुए गुस्से के साथ देखता हुआ आगे बढ़ता जाता है, मानो अगला विस्फोट बस होने ही वाला हो।
वो नोट करता है कि उसके अंदर एक सच्ची शाही आभा है, उससे बिल्कुल अलग। चलते चलते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो आराम से नूडल्स खा रहा होता है। तभी वो आदमी को घूरकर एक खतरनाक सी मुस्कान देता है। अचानक वो उस आदमी पर चिल्लाता है, रास्ते से हटो। फिर वो अपने पैर से नूडल्स का कटोरा जोर से लात मारकर उड़ाता है और गर्व से घोषणा करता है, मैं नमो परिवार का बेटा हूं। कटोरा हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरता है। आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। चायोन ठंडे चेहरे के साथ खड़ा सब देखता है और सोचता है, ये बेवकूफी किस लिए कर रहा है। गिरे हुए नूडल्स जमीन पर फैल जाते हैं और पूरा इलाका गंदगी से भर जाता है। मौबाज बीच में खड़ा खुद को बहुत बड़ा समझ रहा होता है, जबकि लोग डर के मारे धीरे धीरे उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर मौबाज चायोन को एक बुरी नजर से देखता है और सोचता है कि उसने उसे चैलेंज किया था, इसलिए अब इसका भुगतान वह चुकवाएगा और इसी स्कॉलर को इन डैमेजेस का पैसा भरवाएगा। वो आगे बढ़कर भीड़ को कहता है, ये स्कॉलर बताएगा कि यहां क्या हुआ। अंदर अंदर वो चायोन का मजाक उड़ा रहा होता है, ये तो पैसे दे ही नहीं सकता। फिर वो चायोन की कॉलर पकड़कर धीरे से चुनौती देता है, चल अपनी चालाक जुबान से इस गड़बड़ को संभाल के दिखा। चायोन शांत स्वर में कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। वो सबके सामने आगे बढ़ता है। मौबाज शक से उसे देख रहा होता है। बाजार पर नजर रखने वाले डॉस्क गैंग के लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं और चायोन महसूस करता है कि सबकी हॉस्टाइल नजरें उसी पर टिकी है। चायोन हाथ उठाकर स्ट्रीट के व्यापारियों को संबोधित करता है और नूडल स्टॉल से जुड़ा एक अचानक फैसला घोषित करता है। वो कहता है कि आज से इस सड़क की सारी प्रोटेक्शन फीस बदल दी जाएंगी और ये फीस अब नमो क्लैन के यंग मास्टर मोबाज की देखरेख में होगी। मोबाज अविश्वास में उसे घूरता रह जाता है। चायोन एक चालाक सी मुस्कान देता है। मोबाज गुस्से से बोलना चाहता है, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसे ये गली और ये गंदगी संभालना बिल्कुल पसंद नहीं। डॉस्क गैंग के लोग चिल्लाते हैं कि प्रोटेक्शन फीस वे कलेक्टेड करते हैं और चायोन को धमकाते हैं। चायोन आगे बढ़कर उनकी घटिया मैनेजमेंट पर ताना मारता है और घोषणा करता है कि यंग मास्टर मोबाज खुद उन्हें नमो क्लैन के नाम पर उनकी एक्सटॉर्शन के लिए सजा देंगे। मोबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। चायोन पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, क्या तुम डॉस्क गैंग से डरते हो? मोबाज जाल में फंस जाता है और जोर से चिल्लाता है, मैं उनसे कहीं बेहतर काम कर सकता हूं। चायोन तुरंत उसकी बात लपक लेता है और सबके सामने घोषणा कर देता है। वो कहता है कि प्रोटेक्शन फी अब से सिर्फ 1 कॉपर प्रति महीने होगी। स्टॉल मालिकों के चेहरों पर खुशी फैल जाती है। किसी ने कहा कि नूडल स्टॉल को किक करना तो डॉस्क गैंग को दबाने की जीनियस मूव थी। लोग उत्साह में यंग मास्टर मोबाज को बधाइयां देते हैं, झुककर उसका धन्यवाद करते हैं। मोबाज पर एक अजीब सी यूफोरिया छा जाती है। वो हैरान रह जाता है कि लोग सच में उसका शुक्रिया कर रहे हैं, उसे हीरो बुला रहे हैं। उसका नाम पूरी गली में गूंज रहा होता है। मोबाज अपना हाथ हवा में उठाता है, भीड़ को शाही अंदाज में ग्रीट करता है। वो घमंड भरी आवाज में कहता है, लोगों को मेरा नाम चांट करते सुनना सच में लाजवाब एहसास है। दूर से खड़ा चायोन ये सब देखकर हल्की मुस्कान देता है। वो मन ही मन सोचता है, अलायंस के ज्यादातर ट्रबल मेकर्स अटेंशन के भूखे होते हैं। थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा ध्यान, बस यही उनकी दवा है। और मोबाज की खुशी देखकर ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर एक इमारत की ऊंची मंजिल पर 2 महिलाएं ये पूरा दृश्य दिलचस्पी से देख रही होती है। एक पूछती है, क्या तुम उस स्कॉलर को पहचानती हो जो यंग मास्टर के साथ है? साथी जवाब देती है, नहीं, पहली बार देख रही हूं। शायद नमो क्लैन ने कोई नया स्कॉलर रखा होगा। सिल्वर हेड लेडी अपनी तेज नजरों से चायोन को ऑब्जर्व करती है। वो कहती है, दिखने में तो वो लगभग मोबेक की ही उम्र का लगता है, लेकिन उसे बड़ी आसानी से संभाल रहा है।
सिर्फ स्कॉलर होते हुए भी इतनी स्किल और इतना कंट्रोल, वो ये सोचकर सचमुच थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर एक कैलकुलेटिंग मुस्कान के साथ निष्कर्ष निकालती है, अगर ये लड़का नमो क्लैन के सबसे बड़े सिरदर्द को भी काबू कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इसके पास काफी हाई लेवल मास्टरी है। वो आदेश देती है, इस लड़के की जानकारी निकलवाओ। हो सकता है ये हमारे स्पेशल मिशन में काम आ जाए। फिर अचानक विषय बदलते हुए पूछती है, वैसे वो प्रेशियस चीज कहाँ रखी है? साथ ही जवाब देती है, माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड में। इस वक्त दुनिया में उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं। क्लैन मुख्यालय में चायोन बिल्कुल शांत भाव से बैठा है। वो सिल्वर कॉइन्स को जाने बूझकर बेहद धीमी गति से गिन रहा है। वही सामने मौबाज उसके मुंह पर चिल्ला रहा है, अब पैसा दे दिया है, मेरी स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दे तुरंत। चायोन उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए लगभग ठंडे तिरस्कार के साथ कॉन्स गिनता रहता है। 1, 2, 3। फिर एक कॉन को ऐसे पलट पलट कर चेक करता है जैसे कुछ मिसिंग हो। ये देखकर मौबाज पागल सा हो जाता है। उसे लगता है कि चायोन उसे जानबूझकर इंसल्ट कर रहा है। जब चायोन 5 पर पहुंचता है, मौबाज फटने की हद पर पहुंच जाता है। वो दांत पीसते हुए कस्में खाता है, मैं तेरा आखिर कर दूंगा। सम गाली देते हुए चायोन एक कॉन उठाकर बड़े आराम से कहता है, हूं। काफी हैवी है। मौबाज का दिमाग और खराब हो जाता है। तभी एक यंग मेड चाय लेकर आती है। वो चायोन को देखकर हौले से मुस्कुराती है। वो कहती है, आप तो सच में कमाल है। पहली बार यंग मास्टर ने इतनी तमीज से किसी को पैसा दिया है। फिर वो खुद से धीरे से मटर करती है, वैसे यंग मास्टर तो पूरा का पूरा कचरा है। लेकिन चायोन अपनी तेज सेंसेस की वजह से सब सुन लेता है। मेड डरकर तुरंत झुक जाती है। माफ कीजिए, बुखार के कारण मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। सिचुएशन को संभालने के लिए चायोन नरमी से कहता है, मैं थोड़ी बहुत दवाइयां जानता हूं, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी एक्यूपंक्चर कर दूं। ये सुनकर मेड हैरान रह जाती है। उसे अपनी बीमार मां याद आ जाती है, जो लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी है। चायोन कोमल आवाज में कहता है, मैं तुम्हारी मां का भी इलाज कर दूंगा, और अगर क्लैन में और कोई बीमार है तो वे भी आ जाएं। लड़की कृतज्ञता से झुक जाती है। थैंक यू सर, सच में धन्यवाद। चायोन की आंखों में एक तेज निर्णय भरी चमक उभरती है। वो तय कर लेता है, मौबाज के असली रिहैबिलिटेशन का काम अब शुरू होगा, और पहला कदम है उसके आसपास का माहौल ठीक करना। फ्लैशबैक। चायोन के दिमाग में यादें दौड़ जाती है, जब वो लाइब्रेरी आर्काइव्स में बैठकर अपनी मां की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। वहां उसे 2 चौंकाने वाली बातें पता चली। पहली बात, उसकी मां के पास सुप्रीम पर्पल स्टार बॉडी है, एक हेवनली ब्लेस्ड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी बीमारी असल में उसकी अत्यधिक शक्तिशाली बॉडी की वजह से थी। उसकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग थी कि सामान्य इंसानी शरीर उसे संभाल ही नहीं सकता था। इसी कारण कोई भी मेडिसिन या एक्यूपंक्चर उस पर असर नहीं कर रहा था। उसे एक हर्ब का जिक्र मिला, डॉन स्पिरिट फ्लावर, जो पर्पल स्टार बॉडी के साथ रिएक्ट कर सकती थी। उसे ये नहीं पता था कि वो कहां मिलती है, लेकिन उसका अस्तित्व जानकर ही चायोन को उम्मीद मिल गई थी। दूसरी बात, उसके अपने शरीर के बारे में। मां की पर्पल स्टार बॉडी की वजह से चायोन ने इनहेरिट किया हेवनली मार्शल बॉडी। 20 साल की उम्र पार करने के बाद उसके सेंसेस तेजी से विकसित होने लगे, एक डरावने स्तर तक। उसका शरीर एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में चला गया था। वो अब मार्शल आर्ट्स के लिए एक परफेक्ट वेसल बन चुका था। ऐसा शरीर जो किसी भी तरह का ज्ञान, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो या म्यूजिक, अद्भुत आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन हर डिवाइन संरचना के साथ एक घातक कमी भी होती है, और हेवनली मार्शल बॉडी के साथ आती है शैटर्ड आर्मी स्टार का अभिशाप। अगर उसने बिग डिपर के बाकी 6 सितारों की ऊर्जा एब्जॉर्ब करके अपने शरीर को स्टेबलाइज नहीं किया,
तो 20 साल की उम्र पार करते ही उसके भीतर दबा हुआ स्टार ऑफ मैडनेस फट पड़ेगा। वो एक ऐसे पागल राक्षस में बदल जाएगा जो सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं के नियंत्रण में होगा, और उसकी मौत भी उतनी ही भयावह और तेज होगी। इस काले भाग्य से बचने का एक ही रास्ता था। उसे 6 ऐसे लोग तलाशने होंगे जिनके पास बिग डिपर के सितारों की ऊर्जा मौजूद हो। उनकी ऊर्जा एब्जॉर्ब करके ही वो एक लस्ट ड्रिवन दैत्य बनने से खुद को रोक सकता है। तभी वो जिंदा रह पाएगा और तभी वो अपनी मां को बचा पाएगा। यही सच्चाई उसके मन में बार बार गूंजती रहती थी। सीन शिफ्ट। एक विशाल इमारत के सामने अचानक अंदर से एक आदमी इतनी ताकत से फेंका जाता है कि वुडन डोर्स टूटते हुए वो बाहर गिर जाता है। जमीन पर पड़े हुए वो दर्द में करहाते हुए कहता है, वाह, यहां से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। तभी धीमे स्थिर कदमों की आवाज आती है। घायल आदमी डर के मारे चिल्लाता है, अरे रुको, अंदर मत जाना। लेकिन आने वाला कोई और नहीं, खुद चायोन था। वो तो जानबूझकर सबसे नौजी केओटिक जगह ढूंढ रहा था। उसके सामने एक बर्बाद कमरा था। फर्नीचर टूटा, दीवारें पिटी हुई और बीच में एक आदमी आराम से बैठा वाइन पी रहा था। चायोन नजरें टिकाकर उसे संबोधित करता है। उसके शब्द साफ बताते हैं कि यह आदमी स्टार ऑफ मैडनेस की ऊर्जा से बेहिसाब भरा हुआ है। वाइन पीने वाला आदमी पहले तो शांत रहता है, फिर अचानक गुस्से में अपना ग्लास ही हाथ में कुचल देता है। वो घूर कर पूछता है, कौन है तू जो मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत करता है? चायोन तुरंत उसकी पहचान बता देता है, पिंग साउंड, मुरी मलायंस के एक एल्डर का बेटा। फिर वो अपना फोल्डिंग फैन खोलता है, हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, मैं हूं चायो, मुरी मलायंस इंस्पेक्शन ऑफिस से। वापस वर्तमान में मेड ध्यान देती है कि चायोन कुछ देर से चुप और खोया हुआ है। वो झुककर पूछती है, सर, आप ठीक है? चायोन हल्की शांत मुस्कान देता है, बस कुछ पुरानी यादें याद आ गई। सीन शिफ्ट। चोंगिम टी हाउस, अब एक टेम्पररी क्लिनिक। टी हाउस अब पूरी तरह रोगियों से भरा है। चायोन सुइयां निकालता है और वो उन्हें इतनी प्रिसाइज, इतनी फ्लुएंट, इतनी हाई लेवल कंट्रोल के साथ इंसर्ट करता है कि पास खड़ी हुआ यांग उसे अविश्वास से देखती रह जाती है। इलाज पूरा होने के बाद चायोन मरीज के दर्द वाले प्रेशर पॉइंट पर अपना अंगूठा हल्के से दबाता है और दर्द तुरंत कम होने लगता है। हुआ योंग, जो टी हाउस की मालकिन थी, आसपास मौजूद लोगों की कृतज्ञ निगाहें देखकर उस आदमी का अजीब कॉन्ट्रडिक्शन सोचने लगती है। कुछ ही देर पहले वो मोबेक को एक शरारती बच्चे की तरह डांट रहा था, और अब वही आदमी इतनी लंबी पतली एक्यूपंक्चर नीडल्स इतनी घातक प्रोफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर रहा था कि कई डॉक्टर्स भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। हुआ यूं के मन में ये बात पक्की हो जाती है, उसे इस आदमी की जांच कराने का फैसला पूरी तरह सही था। चायो शांति से इंक और ब्रश लेकर पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्रिप्शंस लिख रहा था। लोग उसे सम्मान से स्कॉलर कहकर पुकारते थे। तभी एक बुजुर्ग औरत झिझकते हुए आगे आती है। वो फीस के बदले 2-4 अंडे देती है। माफी मांगते हुए कहती है, बेटा, मेरे पास बस इतना हाय है। चायो नरमी से मुस्कुराता है। वो अंडे ले लेता है और कहता है, बिल्कुल फ्रेश है, कल सुबह भूख लगी तो इन्हें हाय खाऊंगा। फिर वो ऐसा काम करता है जिसे देखकर सबकी आंखें फैल जाती है। वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक छोटी सी पैसों की थैली उसी बूढ़ी औरत के हाथ में रख देता है। वो घबरा जाती है, ये नहीं ले सकती बेटा। लेकिन चायो शांत कर देता है, हम सब यंग मास्टर नमों की परिवार है, एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। और वैसे भी आजकल मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। भीड़ भावुक होकर उसका आभार जताती है। चायो बस एक हल्की थकी मुस्कान देता है। देर हो रही है, सब घर जाइए। सब लोग चले जाते हैं। चायो अपनी झुकी कमर
और थके शरीर को स्ट्रेच करता है। हुआ यूं आगे बढ़कर उसके सामने सम्मान से झुकती है। चायो उसे भी झुककर धन्यवाद देता है। रात तक टी हाउस यूज करने डीन के लिए शुक्रिया। हुआ यूं मुस्कुराती हुई कहती है, मदर टू आपने की है। आप जैब चाहे टी हाउस आइए। मेन अंदर एक स्पेशल सीट रखूंगी ताकि लॉगऑन की बकबक आप तक ना पहुंचे। चायो विनम्रता से सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, टी हाउस की मालकिन। सोचा था उससे ज्यादा उम्र याड़ी होगी, लेकिन वो तो काफी खूबसूरत है। और ये विचार आते ही उसके दिल में अजीब सा खिंचाव होता है। चेहरा गर्म हो जाता है, पसीना आने लगता है। वो घबराकर अपना सीना पकड़ लेता है। ये मैं क्या सोच रहा था? स्टार ऑफ मैडनेस की हल्की लहर उसके अंदर फिर से जाग उठी थी। उसे याद आता है, अगर बिग डिपर ऊर्जा वाले लोग जल्द न मिले तो उसका शरीर उसे कभी भी बीट्रे कर सकता है। सीन शिफ्ट बाहर टी हाउस के सामने। हुआ यूं टी हाउस से बाहर निकलती है। प्रिंसेस उसे रोकती है और पूछती है, इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है? हुआ यूं पूरी रिपोर्ट देती है। चायो ताओ, वुहान का रहने वाला, परिवार कभी प्रभावशाली था, लेकिन पिता की मौत और मां की बीमारी के बाद गिरावट में चला गया। कैरेक्टर शरीफ है, लेकिन बहुत दुश्मन है। इंस्पेक्शन ऑफिस में काम करते हुए उसने करप्शन के इतने मामलों को हवा दी कि कई डिवीजन लीडर्स और पवेलियन मास्टर्स तक हिल गए। अवार्ड्स भी मिले, लेकिन दुश्मन उससे दुगुने। उसकी सख्ती इतनी थी कि मुरीम अलायंस का एक एल्डर भी उससे गिर गया था। लोग उसे गोस्ट स्कॉलर कहते हैं भूत भी उससे डरते हैं। अलायंस को वो बोझ लगने लगा तो उसे नमों क्लैन भेजकर रास्ते से हटा दिया गया। प्रिंसेस चुपचाप सुनती रहती है। हुआ यूं फिर फुसफुसाती है, एक अजीब बात भी है। अफवाहें कहती है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत तेज है। कहते हैं राइजिंग स्टार्स के बराबर स्ट्रेंथ है उसमें। प्रिंसेस की आंखों में हल्की चमक आती है। फिर बात चायों की मां पर आ जाती है। हुआ यूं झुककर कहती है, उसकी मां के सिम्टम्स और जो इंग्रेडिएंट्स चायों ने खरीदे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि शायद उन्हें सन पल्स सेवरेंस डिजीज हो। प्रिंसेस जम सी जाती है। यही तो वो बीमारी थी। पिछले 5 साल से नॉर्थ सी आइस पैलेस छोड़कर डॉक्टर बनकर दुनिया घूमने की वजह सिर्फ यही बीमारी थी। अगर वो इसका इलाज नहीं ढूंढ पाई तो उसके पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची है। वो तुरंत निर्णय लेती है, मैं इन खुद जाकर चायों की मां का हाल देखूंगी। अब पता चलता है, हुआ यूं असल में नॉर्थ सी आइस पैलेस की 3rd गार्डियन है और प्रिंसेस उसकी मिस्ट्रेस। प्रिंसेस आदेश देती है, अ स्कॉलर पर नजर रखो। सीन शिफ्ट रात का रास्ता। चायो अकेला चलता जा रहा है। मन में बस बिग डिपर के लोग घूम रहे हैं। स्टार एनर्जी वालों को धुंधना मुश्किल नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर अपनी फैक्शंस के लीडर्स बन जाते हैं, चाहे देर से है सही। अचानक वो रुक जाता है। किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। एकदम सामने मोबैक नकली मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। टीचर, वो एक पुरानी किताब निकालता है। ये हमारे परिवार में पुरानी किताब है। कोई इसकी मीनिंग समझ नहीं पाया। क्या ये मार्शल आर्ट्स मैनुअल हो सकता है? वो उत्सुकता से पूछता है। इस बार मैं खुद इसको डीकोड करूंगा। चायों की आंखों में एक बहुत हल्की मुस्कान आती है, खतरे वाली। चूंकि चायोन मोबेक का राइटिंग टीचर है, मोबेक मासूम बनने का नाटक करते हुए उससे किताब में बने ताबीज जैसे चिन्हों को समझाने की मदद मांगता है। चायोन उसे शक की नजरों से देखता है। ये लौंडा अचानक इतनी मिठास क्यों दिखा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर भी बोरियत की वजह से वो एक बार कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। मोबे के जाते ही चायोन उसकी चालाक, खतरनाक मुस्कान देख लेता है और समझ जाता है ये लड़का कुछ खतरनाक करने की फिराक में है। दूसरी ओर मोबे घास पर आराम से लेट जाता है, अंदर ही अंदर हंसते हुए। उसे पूरा यकीन है कि ये बेवकूफ स्कॉलर भी उन बाकी लोगों की तरह ची डेविएशन का शिकार होकर पागल हो जाएगा। किंतु जैसे ही चायोन किताब खोलता है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो दंग रह जाता है। क्या मोबेक ने सचमुच
उसे नामों कबीले की एक सीक्रेट मैनुअल पकड़वा दी। इधर मोबेक दूर से मुस्कुरा रहा है। किताब साधारण नहीं, बल्कि वही खतरनाक मार्शल आर्ट है जिसने नामों कबीले के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं की बर्बादी कर दी थी। उसके अनुसार इसके मंत्र पढ़ने की कोशिश करने वाला किसी भी हालत में ची डेविएशन में फंसता ही है। वो पागलों की तरह हंसते हुए चायोन के गिरने का इंतजार करता है, लेकिन इसके बजाय चायोन खुले आसमान के नीचे शांति से बैठा पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहा है। वो पंक्ति पढ़ता है। अति सरलता ही अति जटिलता है, क्योंकि महान दाओ निराकार है। वो इसे मन ही मन दोहराता है, उसका पूरा सार चखते हुए। घबराने के बजाय वो उत्साहित हो जाता है। ये तो किसी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की मूल दार्शनिक जड़ है। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर इसे सामान्य तरीके से पढ़ा तो ची डेविएशन निश्चित है। इसलिए वो एक अलग ही तरीका अपनाता है। वो इन पंक्तियों का अर्थ अपने शरीर से महसूस करके समझने का निश्चय करता है। उसी समय एक नौकरानी आती है और बताती है कि पिछले बार दी गई दवा से उसकी मां की हालत बहुत सुधर गई है और कई मरीज उसके एहसानमंद हैं। चायोन मौका देखकर पूछता है, क्या हॉस्टल में कोई लकड़ी की तलवार है? नौकरानी को उसकी ये मांग अजीब लगती है। दृश्य कट होता है मोबेक पर। जब नौकरानी उससे उसकी लकड़ी की तलवार मांगती है तो मोबेक गुस्से में उस पर चिल्लाता है। वो अपनी असली तलवार निकालता है, ब्लेड उसकी गर्दन के पास ले जाते हुए। वो उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लकड़ी की तलवार भूल जा, वो ये असली तलवार ले जाए। फिर वो और हथियार फेंकता है, आदेश देता है कि ये सब चायोन को दे देना। दृश्य फिर बदलता है चायोन पर। वो शांति से लकड़ी की तलवार उठाता है और बहुत ही सुंदर व तरल हरकतों में मूवमेंट करने लगता है, धीरे धीरे बुदबुदाते हुए। रूपहीन तरंग, मौन विस्तार, सीमाओं का अतिक्रमण। उसे पता चलता है कि ये कला ताओवादी नहीं, बल्कि गूढ़ बौद्ध सिद्धांतों से मिली जुली है और इसे सीखने के लिए उसे 7 आध्यात्मिक मेरिडियंस को समझना होगा, जो सामान्य आंतरिक ऊर्जा मार्गों से बिल्कुल अलग है। मोबेक दूर से छिपकर हंस रहा है। यकीन है चायोन अब किसी भी पल ची डेविएशन में गिर पड़ेगा। लेकिन मोबेक ये नहीं जानता कि चायोन ने मुरिम अलायंस की लाइब्रेरी में गूढ़ बौद्ध ग्रंथ पढ़े हुए हैं। वो उन 7 आध्यात्मिक रेखाओं के सही स्थान को जानता है। वो अपनी ऊर्जा को उन 7 मूल रक्त बिंदुओं में प्रवाहित करता है, एकदम सटीक हरकत के साथ लकड़ी की तलवार घुमाता है और महसूस करता है कि यही तरीका इसके छिपे हुए सार तक पहुंचने का सही मार्ग है। वह मन में सोचता है, पूरे मुरिम में ये तरीका कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि केवल मैं ही संस्कृत जानता हूं। वो आगे अभ्यास जारी रखता है, ये समझते हुए कि इस मार्शल आर्ट का सर्जक इन 7 आध्यात्मिक रेखाओं की ऊर्जा को जागृत कराना चाहता था। पर वो ये भी जानता है कि अगर इसे साधारण आंतरिक शक्ति से चलाया गया तो ये पूरी कला अपनी असली शक्ति खो देगी। चायोन की आंखें गहरी समझ से चमक रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा लगन के साथ अभ्यास करता रहा। सूर्यास्त तक उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। पसीना उसकी लकड़ी की तलवार से टपक रहा था। उसे एहसास हुआ कि 7 आध्यात्मिक रेखाओं में एक साथ आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित करना, भले ही वो उनकी सही जगह जानता हो, फिर भी ची डेविएशन का खतरा पैदा करता है। वो सोचता है कि अगर वो ये बात नमोंग कबीले को समझाएगा तो वे उसे अपनी गुप्त कला चुराने वाला ही समझेंगे। आखिर एक साधारण सा विद्वान व राज कैसे समझ सकता है जिसे उनकी पीढ़ियां नहीं सुलझा सकी। ट्रेनिंग के बाद चायोन ने नौकरानी को एक सोने का सिक्का दिया, कहते हुए कि इसे वो उसकी जेब खर्च समझ ले। नौकरानी घबराकर मना करती है, कहती है कि उसकी मदद करना उसका फर्ज है। लेकिन चायोन ने फिर से जोर दिया और मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। फिर बोला कि वो थोड़ी देर बाहर जा रहा है और अगर कोई पूछे तो बता देना कि वो शाम तक लौट आएगा। जड़ी बूटी की दुकान की खोज। एक दुकान में उसने इस इलाके के सबसे बड़े हर्ब शॉप के बारे में पूछा और लोगों ने उसे रास्ता बता दिया। गलियों से गुजरते हुए वो सोचता रहा
कि शायद उसे ऐसी जड़ी बूटियां मिल जाएं जो उसकी मां के इलाज में मदद कर सके। तभी अचानक एक गैंग सदस्य उसे देखकर चिल्लाया, मिल गया, यही है वो वांटेड आदमी। गैंग लीडर डोसी गुस्से से भरा सामने आया। वो पूछता है कि क्या चायोन को अंदाजा है कि उसकी वजह से उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। गैंग के लोग डंडे और हथियार उठाकर उसे घेर लेते हैं। वे चायोन से कहते हैं कि सुना है कि नमोंग कबीला अब उत्तरी सड़क की प्रोटेक्शन फीस वसूल करेगा। डोसी मांग करता है कि चायोन क्लान से कहे कि वो काम उन्हें करने दे। चायोन ठंडी आवाज में पूछता है, किस अधिकार से तुम ये मांग कर रहे हो? फिर वो उन्हें चेतावनी देता है, अगर कोई शिकायत है तो जाकर यंग मास्टर के सामने पेश करो। एक मामूली सी प्रोटेक्शन फीस के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल बेवकूफी है। और पूछता है, क्या सच में सोचते हो कि तुम नमोंग कबीले का सामना कर सकते हो? डोसी हंसकर कहता है कि उन्हें पता है, चायोन के पास असली ताकत नहीं है। किसी ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी है। चायोन तुरंत समझ जाता है, किसी ने पैसे देकर इन गुंडों को भेजा है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। वो शांत मुस्कान के साथ अपना फैन खोलता है और अंदाजा लगाने लगता है कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। फिर पूछता है, क्या तुम लोगों ने मिर्राम स्कॉलर का नाम सुना है? गैंग सदस्य उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। चायोन फिर से पूछता है, कभी किसी स्कॉलर को पंखे से लड़ते देखा है? वे सब हंस पड़ते हैं, मजाक उड़ाते हुए। पंखे से लड़ेंगे? डांस करेगा क्या? डोसी आदेश देता है कि उसे कड़ा सबक सिखाया जाए। वो खुद भी हंसकर कहता है कि उसे एक जेंटल मसाज देकर खत्म कर दो। एक बार और हवा चीर दी। एक आदमी उछलकर ऊंची छलांग लगाते हुए चायोन पर हमला करता है, लेकिन चायोन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो शांत स्वर में पूछता है, एक साधारण सी बात पता है तुम्हें जो मुझे किताब पढ़ते हुए समझ आई? चायोन फैन बंद करता है और अगले ही पल उस आदमी का तेज वार आसानी से रोक लेता है। फिर एक तेज सटीक मूवमेंट। फैन की वेव ने हमलावर को पीछे उड़ा दिया। वो जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाता है। चायोन शांत भाव से समझाता है, आध्यात्मिक मेरिडियंस ऊर्जा की तरंगों जैसे होते हैं। एक बिंदु से बल बढ़ता है और बाहर की ओर फैलता है। डोसी हक्का बक्का रह जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है, ये सच में मार्शल आर्ट जानता है? गैंग के लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। वे घुटनों पर गिरकर माफी मांगते हैं और कसूर मानते हुए कहते हैं कि उन्होंने विद्वान को पहचानने में गलती कर दी। चायोन चालाक सी मुस्कान देता है और पूछता है कि अचानक ये लोग नाइट जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर वो उन्हें टोकता है कि ये ड्रामा बंद करो, उसे अभी कुछ और बातें चेक करनी है। डोसी कांपते हुए कहता है, थोड़ा रुक जाओ सर। कुछ पल बाद चायोन उसका नाम पूछता है। डोसी फूलते गाल और कांपती आवाज के साथ अपना नाम बताता है। चायोन समझ जाता है, हां यही है डोसी। फिर वो सबको चेतावनी देता है, जब वे उसके सामने घुटनों पर बैठे होते हैं, अगर मेरे कानों तक जरा सी भी खबर आई कि तुम लोग फिर नॉर्दर्न रोड पर प्रोटेक्शन फी वसूल रहे हो, तो मैं तुम्हारी हर एक हड्डी तोड़ दूंगा, जिंदगी भर जमीन पर रेंगने लायक छोड़ दूंगा। गैंग के लोग डर और राहत के मिले जुले एहसास में उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने इस बार उन्हें आसान सजा दी। जैसे ही वे मुड़ते हैं, चायोन अचानक रुक जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। डोसी फिर से सख्त तनाव में आ जाता है। सब लोग दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, जबकि चायोन ठंडी नजर से अपना फैन खोलता है, सोचता हुआ कि शायद थोड़ी और डिसिप्लिनिंग दी जाए। हॉल ऑफ 100 हर्ब्स। कुछ देर बाद चायोन हॉल ऑफ 100 हर्ब्स पहुंचता है, इस इलाके की सबसे बड़ी हर्ब शॉप। इमारत देखकर वो सोचता है कि ये काफी विशाल है और दिल ही दिल में अफसोस करता है कि काश उसके प्रतिद्वंद्वी थोड़े और मजबूत होते तो वो अपनी नई तकनीक को और गहराई से टेस्ट कर पाता। उसे लगता है मौका बर्बाद हो गया। अंदर जाते ही मोबेक एक परिचित चेहरा देखकर ठिठक जाता है।
उसकी नजर एक खूबसूरत सिल्वर हेयर वाली महिला पर पड़ते ही जैसे हवा में रुक जाती है। उसे महसूस होता है, ये मेरी जिंदगी में देखी गई 3 सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है। तभी मोबेक उसके सामने उछल कर आता है और अनोखे तरीके से शिष्ट स्वर में अपना परिचय देता है। नमो क्लैन का सदस्य, और उसका नाम पूछता है। प्रिंसेस उसे ठंडी पैनी नजर से देखती है और सोचती है, ये बच्चा यहां क्या करने आया है। वो कहती है कि उसके पास बहुत काम है, इसलिए कृपया यहां से चले जाएं। मोबेक जिद कर लेता है कि नाम जाने बिना नहीं जाएगा। वो बीच में ही कहती है कि वो डॉक्टर है और सिर्फ कुछ हर्ब्स लेने आई है। मोबेक चौंक जाता है। उसे याद आता है कि हाल में एक महिला डॉक्टर के फ्री ट्रीटमेंट देने की चर्चा थी। वो पूछता है, क्या आप लेडी योंगसोन हैं? वो हल्के से सिर हिलाती है। हाँ। चायोन मन में सोचता है, इतनी खूबसूरत औरत और फ्री ट्रीटमेंट दे रही है, जरूर कोई छुपा हुआ मकसद है। तभी मोबेक अचानक सिर पकड़कर दर्द का नाटक करता है। आह! मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कृपया देख लीजिए। प्रिंसेस ठंडी आवाज में मना कर देती है, वो अभी व्यस्त है। मोबेक उसका पीछा करता रहता है। चायोन प्रवेश करता है। तभी चायोन दुकान में घुसता है। दोनों चौंक जाते हैं। मोबेक पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? चायोन बिना भाव के जवाब देता है, जरूरी हर्ब्स लेने आया हूं। मोबेक झूठ बोलता है कि वह भी अपने लिए दवा लेने आया है। चायोन उसके हाथ में पकड़े पेपर पर नजर डाल लेता है। किस्ड विजडम सूप। अंदर ही अंदर वो हंसी रोकता है। ये क्या, पोटेंसी टॉनिक लेने आया है? जब वो नीचे लिखा देखता है, इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, तो और भी तंज भरी सोच में पड़ जाता है। इसको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोबेक फौरन पेपर छिपा लेता है। चायोन उसे अर्थपूर्ण नजरों से देखता है। क्या यही इसे पढ़ाई का शौक दिलाता है? स्कॉलर बातचीत। तभी मोबेक को कुछ याद आता है। वो उत्साहित होकर पूछता है, तुमने वो मैनुअल इंटरप्रेट किया जो मैंने तुम्हें दिया था? फिर गंभीर होकर कहता है, अगर कर लिया है तो ऐसे घूम क्यों रहे हो? तुम्हें ट्रेनिंग पर होना चाहिए। चायोन अंदर ही अंदर शैतानी मुस्कान दबाकर कहता है, हाँ, कुछ लाइनों का मतलब समझ आया, लेकिन वो बहुत मुश्किल थी। मोबेक निराश पड़ जाता है। मैंने एक गिनशी लेवल स्कॉलर से ज्यादा उम्मीदें रखी थी। ये तो निराशाजनक है। चायोन मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि सच्चाई ये है, उसने पूरा मैनुअल बिल्कुल परफेक्ट समझ लिया है, पर वो ये क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता। मोबेक अचानक फिर उत्साहित हो जाता है। जाओ, जल्दी बताओ, क्या इंटरप्रेट किया? चायोन उसकी इतनी जेन्युइन खुशी देखकर थोड़ा चकित होता है। शायद वो सच में चाहता था कि चायोन सफल हो। चायोन पूछता है, क्या यहां चर्चा करना ठीक है? 2 लाइन सुनकर भी कोई समझ नहीं पाएगा। मोबेक तुरंत कहता है, बोलो। चायोन इंटरप्रिटेशन सुनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मोबेक की आंखें सदमे में बदलती जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि चायोन ने इतनी सटीकता से अर्थ निकाला। उसके परिवार के रिकॉर्ड में भी यही सही अर्थ लिखा है, जबकि उसने पहले 5 स्कॉलर्स को किराए पर रखा था, और कोई भी इतनी कम अवधि में इतना सही व्याख्या नहीं कर पाया था। चायोन पूछता है, तो क्या वाक तुमने समझ लिया जो मैंने बताया? ब्रैट्स की बैटल शुरू होने से पहले चायोन हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान देकर सिर हिलाता है। मोबेक अचानक एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ता है, जैसे वो कोई राइटिंग मास्टर हो, जिससे चायोन उसके इस अजीब एकदम बदले हुए रवैये को देखकर हैरान रह जाता है। मोबेक बताता है कि परसों युगा क्लैन के कुछ मेहमान उनके घर आने वाले हैं। चायोन ठंडे स्वर में पूछता है, तो इसका मतलब? मोबेक जल्दी जल्दी बोलता है कि उनमें से एक उसका हमउम्र दोस्त है, युगाध्वन। चायोन को याद आता है कि उसने अलायंस में कुछ बार उसे देखा था, मगर ध्वन उसे नहीं जानता। मोबेक फिर उसे गैदरिंग में आने का निमंत्रण देता है, अच्छे खाने और बेहतरीन वाइन की लालच के साथ। चायोन तुरंत समझ जाता है, मोबेक इन बच्चों की यूजुअल गर्व वर्सेस ज्ञान वाली लड़ाई में उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। शायद इसीलिए उसे विजडम सूप चाहिए था। उसे याद आता है
युगा क्लैन ताटत से ज्यादा नॉलेज को महत्व देता है और युगाध्वन अपनी एजुकेशन और 4 कलाओं कविता, संगीत, सुलेख और चित्रकारी में शो ऑफ नेचर के लिए बदनाम है। चायोन के होठों पर एक हल्की सी तंजभरी मुस्कान उभरती है। एक बिगड़े रईस की ईगो वर्सेस दूसरे बिगड़े रईस की ईगो। उसकी आंखों में उत्सुकता चमकती है। ये तो मजेदार तमाशा होगा। मोबेक फिर पूछता है, तो तुम आ रहे हो या नहीं? चायोन तुरंत मान जाता है। ब्रैट्स की बैटल, दिलचस्प, अचानक दर्द और एक अजीब खोज। अचानक चायोन के सीने में तेज टीस उठती है। वो दिल पर हाथ रखता है। उसे लगता है शायद उस खूबसूरत महिला का कोई असर है। उसे जल्दी से 7 स्टार एनर्जी की तलाश करनी होगी, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मोबेक घूरकर पूछता है, क्या देख रहे हो? अगर नहीं आना तो साफ बता दो। चायोन चालाकी से मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है कि मोबेक की एनर्जी में कुछ ऐसा है जो पिंगन की एनर्जी जैसी है। उसे जांच करनी ही होगी। चायोन 2 शर्तों पर गैदरिंग में आने की बात करता है। मोबेक चिढ़कर पूछता है, कौन सी शर्तें? पहली शर्त, पल्स परीक्षा। पहली शर्त, मोबेक की कलाई की नाड़ी जांचना। मोबेक हैरान होकर कारण पूछता है। चायोन समझाता है, विजडम सूप दिमाग को बहुत स्टिम्युलेट करती है। अगर ऊर्जा गलत तरह से अंदर गई तो दिमाग को नुकसान तक हो सकता है। पल्स से पता चलेगा कि एनर्जी सही दिशा में जा रही है या नहीं। मोबेक तंज करता है, इतनी सी सूप के लिए जांचोगे? चायोन शांत लहजे में कहता है, डर नहीं लगता? मार्शल आर्ट्स लेवल क्रैश हो सकता है। मोबेक अनिच्छा से हाथ आगे बढ़ाता है। चायोन उसकी पल्स पकड़कर हल्का सा स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और तभी उसे एक बहुत फेंट मगर परिचित ऊर्जा महसूस होती है। वो चौंक जाता है। क्या ये वुकी स्टार एनर्जी है? मोबेक घबराकर पूछता है, कोई समस्या तो नहीं? चायोन चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, सब ठीक है। तुम्हारी ब्रेन एनर्जी मजबूत है। दवा से कोई नुकसान नहीं होगा। मोबेक को उसकी इस मुस्कान से अजीब सी ठंडक महसूस होती है। उसे लगता है चायोन उसकी बुद्धि से प्रभावित हो गया। दूसरी शर्त, ट्रेनिंग की झलक। आखिरकार मोबेक दूसरी शर्त पूछता है। चायोन स्लाइम मुस्कुराता है, तुम्हारी ट्रेनिंग देखना। मोबेक चौंक जाता है और तुरंत कारण मांगता है। चायोन समझाता है, नमोंग जैसे पुराने क्लैन के अपने अलग सिंबल्स और मार्शल पाथ्स होते हैं। मैनुअल को सही समझने के लिए मुझे तुम्हारी क्लैन स्टाइल मार्शल आर्ट्स को देखना होगा। तुम्हारे मूवमेंट्स मुझे असली अर्थ समझने में मदद देंगे। मोबेक हैरानी से देखता है। सामान्यतः स्कॉलर्स मार्शल आर्ट्स को बारबैरिक मूव्स मानते हैं, लेकिन चायोन सचमुच दिलचस्पी लेता दिख रहा है, इसलिए वो खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, मैं इसे वही मैनुअल इंटरप्रेट करवाऊंगा जो मैं खुद सीख रहा हूं। अगर ये कामयाब हुआ तो अच्छा, और नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं। वो ऊंची आवाज में अग्री करता है, लेकिन अपनी शर्त जोड़ देता है, तुम उस टेक्निक को भी इंटरप्रेट करोगे जो मैं सीख रहा हूं। चायोन मन ही मन मुस्कुराता है। सब उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। अगला दिन, सीक्रेट मैनुअल का खुलासा। अगले दिन मोबेक उत्साहित होकर पूछता है, तो तुम इंटरप्रिटेशन दिखाओगे? चायोन ठंडे स्वर में कहता है, भूल जाओ, और एक किताब उसके हाथ में पकड़ा देता है। मोबेक शीर्षक पढ़ता है, लिमिटलेस एज योर स्काई स्वॉर्ड आर्ट्स, और स्तब्ध रह जाता है। चायोन हैरान होता है कि मोबेक उसे इतनी बड़ी सीक्रेट टेक्निक क्यों दिखा रहा है। वो शक से पूछता है, किसी आउटसाइडर को क्लैन की सीक्रेट टेक्निक दिखाना कितना सुरक्षित है? मोबेक बेपरवाही से जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस इसे मास्टर करना चाहता हूं। वो अपनी प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहता है कि वो अपने भाइयों से तेज इसे सीख लेगा, और चायोन पर भरोसा करता है क्योंकि वो मुरीम अलायंस के सारे नियम जानता है। फिर वो एक हंसी के साथ कहता है, 30 सिल्वर टेल्स दूंगा, बस इसे इंटरप्रेट कर दो। चायोन बोलता है, इस बार बैंक नोट देना, बड़े बड़े सिक्के मत पटक देना। स्वॉर्ड आर्ट्स का पहला ग्लिम्प्स। मोबेक अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाना शुरू करता है। एयरबॉर्न जंप्स, तेज घुमाव, शक्तिशाली किक्स
और हवा को काटती तलवार। चायोन उसके मूवमेंट्स को गहराई से ऑब्जर्व करता है और धीरे से कहता है, ये तलवार कला जैसे अनंत आकाश की ओर जाती हुई एक सुंदर धुन हो। मोबेक हर वार के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे चायो झुंझला गया। उसका ध्यान टूटने लगा। वो अपने कान दबाकर गुस्से से भर उठा। बस, चायो बिल्कुल उसके सामने आकर गरजा, अपना मुंह बंद रखो। इतनी आवाज में मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। फिर वो ठंडी मगर अधिकारपूर्ण आवाज में समझाता है, ये तलवार कला एक ही अंतिम वार के लिए सारी आंतरिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने पर निर्भर करती है। चिल्लाने से ऊर्जा बिखर जाती है। तुम खुद ही अपनी प्रगति रोक रहे हो। इस बार मोबेक चुपचाप अभ्यास करने लगता है। जैसे ही शोर कम होता है, उसकी हरकतें और भी मुलायम और केंद्रित हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी गति और शक्ति दोनों बढ़ रही है। चायो संतुष्ट होकर हल्की सी मुस्कान देता है। अगर तुम ऐसा ही जारी रखोगे, चायो शांत स्वर में कहता है, तो सच में उस ऊर्जा को प्रकट कर पाओगे। समय आने पर मैं उसे स्वीकार भी करूंगा। मोबेक हवा में उछलता है और एक शक्तिशाली लैंडिंग करता है। पेड़ों के पत्ते उसके चारों ओर घूमते हुए नीचे गिरते हैं। अचानक वो तलवार जमीन पर गिरा देता है, पूरी तरह स्तब्ध। मैं पहली बार पहली फॉर्म पूरी कर पाया। वो हाफते हुए बोलता है, पहले तो सांस पर नियंत्रण न होने से असफल हो जाता था, लेकिन आज वो चायो की ओर हैरानी से देखता है। तुम्हें कैसे पता था? चायो मन ही मन सोचता है, बस इसलिए क्योंकि ये हद से ज्यादा शोर कर रहा था। पर ऊपर से बिल्कुल शांत रहता है। किताब खोल कर दिखाता है। किताब में साफ लिखा है, सांस बचाओ। और सामान्य समझ ये कहती है कि जितनी उच्च स्तरीय कला हो, सांस उतनी ही नियंत्रित होती है। मोबेक का मुंह खुला रह जाता है। दर्जनों बार पढ़ा, पर कभी ध्यान नहीं दिया। चायो एक मोमबत्ती उठाता है और कविता की एक पंक्ति उद्धृत करता है, जिसमें लौ की स्थिरता का उल्लेख है। समझे? मोमबत्ती की लौ का उदाहरण क्यों दिया गया है? अचानक मोबेक को समझ आ जाता है। उत्साहित होकर कहता है, मतलब शरीर स्थिर रखना मुख्य बात नहीं। सांस इतनी नियंत्रित हो कि एक भी सांस लौ को हिला न सके। वो अपना सिर पकड़ लेता है, अविश्वास में। कबीले के आधिकारिक विवरणों में भी इतनी गहरी व्याख्या नहीं। तुम करते कैसे हो? वो पछतावे से कहता है, मैं चाले तो नकल कर लेता हूं, पर मंत्रों का असली अर्थ समझकर व्यक्त नहीं कर पाता। चायो हल्की निराशा से पूछता है, सच में नहीं जानते? अगर तुम्हारी समझ अधूरी है, तो अपनी चालें दिखाकर साबित करो। मोबेक और उलझ जाता है। ये क्या? चायो तुरंत स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। गंभीर स्वर में कहता है, ये तय करो, शिक्षक कौन है और विद्यार्थी कौन? अगर शिक्षक ही विद्यार्थी के आगे झुकने लगे, तो सीखोगे क्या? यदि सीखना नहीं है, तो छोड़ दो। वो मुड़ने का नाटक करता है। मैं यंग मास्टर ली से मिलने जा रहा हूं। ये सुनते ही मोबेक घबरा जाता है। तभी चायो उसकी सबसे संवेदनशील नस दबाता है। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई भी यही कला साध रहा है। अगर वो तुमसे पहले इसे समझ गया तो। मोबेक का दिमाग एक पल को खाली हो जाता है। फिर उसकी आंखों में आग भड़क उठती है। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इसे जरूर साधूंगा। सम्मान दिखाने की कोशिश में वो टूटी फूटी अजीब सी औपचारिक भाषा में बोलने लगता है, इतना अटपटा कि चायो को अपनी हंसी रोकनी पड़ती है। चायो मन ही मन सोचता है, शायद नमोंग कबीले की सीधी वंशरेखा में ये पहला बच्चा हो सकता है जो लिमिटलेस एज़्योर स्काई स्वॉर्ड आर्ट्स के असली सार को समझ पाए। और इस विचार से उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान खिल उठती है, लेकिन उसका एक्सेंट टूटता हुआ और अजीब होता है। इस पर चायो तुरंत उसका स्टाइल करेक्ट करता है और उसे डांट देता है। सीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर शिफ्ट होता है, जहां क्लैन लीडर स्टेडी स्टेप्स के साथ एरिया इंस्पेक्ट कर रहा होता है। लीडर शोर सुनता है और एंग्शियस हो जाता है। सोचता है कि कहीं वो ब्रैड फिर से मार्केट में नए स्कॉलर को टॉर्चर तो नहीं कर रहा। वो डिसाइड करता है कि अगर उसने स्कॉलर के एक्सपल्शन का कारण बना,
तो उसे सख्ती से डांटेगा। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो मोबेक की आवाज सुनता है, जो और सिखाने की डिमांड कर रहा होता है, और देखता है कि चायो करेक्शन के लिए मोबेक को स्टिक से मार रहा है और मोबेक बिना विरोध के ओबे कर रहा है। लीडर दरवाजे से देखता रहता है जब चायो अपने स्टूडेंट को सिर्फ फिजिकल मूवमेंट पर नहीं बल्कि चैंस के मीनिंग पर फोकस करने का निर्देश देता है। इस पर लीडर हैरानी से सोचता है कि क्या ये स्कॉलर सच में इसे मार्शल आर्ट्स सिखा रहा है। मॉब जोर से चिल्लाता है, यस मास्टर, और उसकी आवाज लीडर को स्टन कर देती है। वो देखता है कि उसका रिबेलियस बेटा, जो अपने बड़े भाइयों का भी मुश्किल से रिस्पेक्ट करता है, एक सिंपल स्कॉलर से इतनी एक्सट्रीम पोलाइटनेस से बात कर रहा है। लीडर रिलीफ के साथ अपनी दाढ़ी सहलाता है। रियलाइज करता है कि छाओं की ट्रबल मेकर्स को सुधारने की एबिलिटी के बारे में जो रूमर्स थे वे सच थे, और उसका सबसे छोटा बेटा आखिरकार एक प्रॉपर इंसान बनता जा रहा है। लीडर डिसाइड करता है कि उसे स्कॉलर चायो को जेनरसली रिवॉर्ड करना चाहिए। लेकिन उसी पल चायो एजियो स्काई शब्द जोर से बोलता है। चायो अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखता है। मोबेक से कहता है कि ध्यान से देखे और इस बात पर फोकस करे कि टेक्निक के नाम में ही स्काई शब्द शामिल है। लीडर के चेहरे पर हॉरर और शॉक आ जाता है और वो सोचता है कि क्या इस स्कॉलर ने अभी क्लैन की सीक्रेट टेक्निक रिवील कर दी। लीडर का गुस्सा भड़क उठता है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने क्लैन के सीक्रेट्स एक अजनबी को बता दिए हैं, और वो तुरंत इंटरवीन करके दोनों को अरेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही वो चायो की आवाज सुनता है, जो मॉब से ध्यान से सोचने को कहता है और समझाता है कि अगर वो चैंस से बेकार की ब्रांचेस हटा दे तो आखिरकार बात एक ही सच पर आ जाती है। लीडर चायो को चैंस गहराई से रिसाइट करते सुनकर वही रुक जाता है। पहाड़ बुलंद खड़े होते हैं, फिर भी आसमान के नीचे रहते हैं, और पानी गहरा बहता है, फिर भी जमीन पर ही दौड़ता है। मॉब ध्यान की पोस्चर में बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और अपने टीचर के शब्दों को याद करता है। पहाड़ों का आसमान से और पानी का जमीन से रिश्ता। वो अपनी इमेजिनेशन में डूब जाता है। रियलाइज करता है कि चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वो आसमान के नीचे ही होता है, और चाहे पानी कितना भी गहरा हो। मॉब अपनी इनर विजन में आंखें खोलता है और खुद को साफ नीले पानी में डूबा हुआ पाता है, जहां से एक तेज रोशनी फूट रही होती है। चायो अपने स्टूडेंट को देखता रहता है और नोट करता है कि वो पांगो जैसे रास्ते पर चल रहा है, बल्कि डेवलपमेंट में शायद उससे भी ज्यादा फास्ट हो। छाओं के चेहरे पर एक चालाक और सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेज पर मूव करने का फैसला करता है, ये याद करते हुए कि बिग डिपर ग्रुप 7 सितारों से मिलकर बना होता है। ग्रीडी वुल्फ, ग्रेट गेट, लिटरेरी स्टार, चैस्टाइज्ड स्टार, प्रॉस्पेरिटी स्टार, और वो मोबेक को मार्शल स्टार के रूप में आइडेंटिफाई करता है। उसे अपने शरीर का सच याद आता है। जो लोग हेवनली मार्शल बॉडी के साथ पैदा होते हैं, उनका जन्म शैटर्ड आर्मी स्टार के फेट के साथ होता है, जिसका मतलब होता है खुद का विनाश और मौत का सामना। इस अंधेरे फेट से बचने के लिए छाओ रियलाइज करता है कि उसे बाकी सितारों की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले पिंक साउंड से प्रॉस्पेरिटी स्टार की एनर्जी हासिल की थी। चायो शाम के वक्त अपनी रेजिडेंस पर लौटता है और अचानक उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ बुरा हो चुका है। वो नर्वस होते हुए अपना सिर पकड़ लेता है, पूरी तरह श्योर होता है कि क्लैन लीडर ने उसकी और मोबेक की बातचीत सुन ली है, क्योंकि रास्ते में उसके तेज सेंसेस ने लीडर की पहचान वाली सेंट पकड़ ली थी। छाओ सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ जाता है। एक आउटसाइडर के लिए क्लैन का सीक्रेट मैनुअल देखना सीधा मौत की तरफ ले जाने वाली बात होती है, और उसे उम्मीद होती है कि लीडर किसी भी पल उसे समन करेगा। वाकई एक मेड अचानक दरवाजा खोलती है और बताती है कि पेट्रियार्क उसे अर्जेंटली डिनर पर बुला रहे हैं। छाओ ऊपर से शांत दिखते हुए हाँ कर देता है। मेड जाते जाते कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, लेकिन वो कंफ्यूजन में होती है कि छाओ को बात बताने से पहले ही कैसे पता था, और उसका चेहरा इतना डार्क
और स्कैरी क्यों लग रहा था। चायो उस कमरे में एंटर करता है जहां एक लक्सुरियस डिनर टेबल लगा होता है और वहां क्लैन लीडर नाम गोंग हॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। लीडर अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन देता है जो उसके पास बैठी होती है। चायो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस के साथ झुकता है और घर की लेडी से मिलने को अपना सौभाग्य बताता है। लेडी अपने पति को प्लेफुल और थोड़ा रिप्रोचफुल लुक के साथ देखती है और पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसके पति ने उसे नहीं बताया था कि स्कॉलर छाओ इतना ज्यादा हैंडसम है, और ये भी कहती है कि काफी समय बाद उसने इतना हैंडसम आदमी देखा है। लीडर सिचुएशन को संभालते हुए एटमॉस्फेयर हल्का करने की कोशिश करता है और छाओ से शाम देर से बुलाने के लिए माफी मांगता है। चायो नम्रता से जवाब देता है कि ये इनविटेशन उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। लेडी बताती है कि उसने मर्म अलायंस के अंदर भी छाओ की काफी फेम के बारे में सुना है। छाओ मान लेता है कि उसने थोड़ी रेप्यूटेशन हासिल की है। लेडी हाथ जोड़कर एडमिरेशन के साथ मुस्कुराती है और कहती है कि करप्शन और वाइस को एलिमिनेट करने को बदनामी कहना गलत है, बल्कि ये तो तारीफ के लायक बात है। लेडी बात का रुख बदलते हुए छाओ से पूछती है कि क्या उसे कोई ऐसी कविता या मेलोडी आती है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करती हो, और उसे उस कविता के हीरो से कंपेयर करती है। चायो स्किलफुली उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है और कविता की पंक्तियां सुनाता है। अन्याय ऊंचे पाइन के पेड़ से ऊपर नहीं उठ सकता और हवाएं आखिरकार उसे हिला ही देती है। लेडी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है और वो उसकी तारीफ करती है, कहती है कि जो उसने सुना था वो सच है। छाओ सिर्फ पोएट्री और कैलीग्राफी में ही नहीं बल्कि पेंटिंग और म्यूजिक में भी निपुण है। छाओ हम्बल रहते हुए कहता है कि ये सब बस उसके हॉबीज है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बीच वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि शायद उसकी पहले वाली घबराहट बेकार थी। अचानक लीडर जोर से टेबल पर हाथ पटकता है, हंसी को काट देता है और एक ही पल में कमरे का माहौल बदल जाता है। उसकी वाइफ हैरान रह जाती है और छाओ चुप हो जाता है। शैडोज के बीच लीडर की आंखें लाल चमकने लगती है और वो छाओ को एक कमांडिंग और डरावनी आवाज में हुक्म देता है कि अब ये सब फॉर्मल बातें बंद करो और ऑफिशियल काम की बात शुरू करो। पूरी ईमानदारी की डिमांड करते हुए लीडर अपनी आंखें संकरी करता है और धमकी भरे अंदाज में छाओ को याद दिलाता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि इस क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स को देखना मौत की सजा के बराबर जुर्म है। लीडर उसे सीधा और तेज सवाल पूछता है कि क्या उसने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का चांस देखा था या नहीं। चायों के चेहरे से पसीना बहने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह कॉर्नर हो चुका है। लीडर गुस्से और धमकी से भरी आवाज में वही सवाल दोबारा दोहराता है, कॉन्फेशन निकलवाने की कोशिश करते हुए। चायो समझ जाता है कि लीडर को उसकी और मोबेक की बातचीत के बारे में सब पता है और उसके सीने पर भारी प्रेशर महसूस होता है, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। इस सिचुएशन से बचने का तरीका सोचते हुए चायो अपनी तेज अक्ल का इस्तेमाल करता है और लीडर की जगह लेडी मोबेक की मां की तरफ अपनी बात मोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उनका बेटा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चायो धीरे से मान लेता है, कहता है हाँ, और जस्टिफाई करता है कि ये सब यंग मास्टर की रिक्वेस्ट पर ही हुआ था। लीडर ठंडे अंदाज में उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या यही उसका इकलौता बहाना है। चायो अपनी पोजीशन समझाना शुरू करता है, क्लैरिफाई करता है कि जब मोबेक ने उसे एजियो स्काई स्वॉर्ड आर्ट्स ऑफर की तब उसने उसकी बेचैन और डेस्परेट आंखों में कुछ गहरा देखा और उसे लगा कि इस आर्ट को तुरंत समझना जरूरी है। चायो चालाकी से क्लेम करता है कि उसे समझ आ गया था कि यही मार्शल आर्ट एकमात्र चीज है जो यंग मास्टर के लापरवाह बिहेवियर को सुधार सकती है और उसकी अधूरी फाउंडेशन को ठीक कर सकती है। लीडर उसकी बात पर सवाल उठाता है और इस आइडिया को रिजेक्ट करता है कि सिर्फ एक ब्रैट का बिहेवियर ठीक करने के लिए क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चायो एक पुरानी कहावत कोट करता है, एक बुराई हटाओ तो 10 गुना गुण पैदा होते हैं,
और बताता है कि ये कहावत यंग मास्टर की करंट कंडीशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। लीडर जब इसे सिर्फ सीक्रेट्स देखने का बहाना समझकर ऑब्जेक्शन करने ही वाला होता है, तब चायो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि ये उस चीज से जुड़ी है जो यंग मास्टर के अंदर छुपी हुई है। चायो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस करता है कि उसने मोबेक के अंदर एक हीरो का टेम्परामेंट देखा है और कंफर्म करता है कि अगर उसकी शरारती नेचर हटा दी जाए तो उसमें एक ऐसा महान हीरो बनने की पोटेंशियल है जिसका नाम दुनिया को हिला दे, शायद जीनियस पिंग सो से भी आगे निकल जाए। ये सुनकर मां हैरानी और शौक से गास्प करती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके शरारती सबसे छोटे बेटे का कंपैरिजन पिंग सो जैसे जीनियस से किया जा रहा है। लीडर चायों को गहरी नजरों से देखता है और उसे ईमानदार रहने को कहता है। पूछता है कि क्या असल में मोबेक बस एवरेज एबिलिटीज वाला इंसान है जो सिर्फ एक्सेप्टेबल टैलेंट और एक मार्शल बॉडी के साथ पैदा हुआ है। चायो जज्बाती अंदाज में एक तस्वीर खींचता है और समझाता है कि यंग मास्टर के पास एक आजाद रूह है, लेकिन क्योंकि वह अपने पंख खोलकर पंछी की तरह उड़ नहीं पाया, इसलिए वो खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस करता रहा, जैसे मुर्गी या बतख, और उसकी लापरवाह हरकतें सिर्फ अपनी खुद से नफरत को तोड़ने की कोशिश थी। मां इस बात से गहराई से प्रभावित हो जाती है, अपना मुंह ढककर रोने लगती है। ये सोचकर दर्द महसूस करती है कि उसके बेटे ने इतना सब अंदर ही अंदर सहा। लीडर इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताई हुई एग्जैजरेशन समझने लगता है, लेकिन मां आंसुओं के साथ चीखकर अपने पति को बीच में ही रोक देती है। वो कहती है कि छाओ बिल्कुल सही है और खुद को और अपने पति को दोष देती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सबसे छोटे बेटे के दिल को समझने की कोशिश नहीं की और बस उसकी बदतमीजी पर उसे डांटते रहे। नमो क्लाइंट की लेडी अपना हाथ सीने पर रखकर दर्द महसूस करती है और कांपती हुई आवाज में चायों का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने उसे ये समझा दिया कि उसका सबसे छोटा बेटा सालों से कितनी घुटन महसूस कर रहा था। लेकिन ये जज्बाती पल तब टूट जाता है जब उसका पति लीडर अचानक जोर से चीख पड़ता है और उसे सख्ती से याद दिलाता है कि क्लाइंट की एक महान कला एक आउटसाइडर तक पहुंच चुकी है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। बीवी आंखों में आंसू लिए अपने पति का सामना करती है और मान लेती है कि वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और इन बातों को नहीं समझती, लेकिन एक मां होने के नाते एज़्योर स्काई आर्ट्स या फिर एम्परर की स्वॉर्ड भी उसके बेटे की जिंदगी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और वो अनाउंस करती है कि अगर उसके बेटे को बचाने के लिए उन सीक्रेट्स को बेचना पड़े तो वो खुशी खुशी तैयार है। लीडर उसे हैरानी से देखता रहता है जब वो अपनी बात मजबूती से जारी रखती है, कंफर्म करती है कि उसका शरारती बेटा किसी भी मार्शल आर्ट्स मैनुअल से ज्यादा कीमती है। अचानक लेडी जोर से टेबल पर हाथ मारती है और इस मुश्किल का एक खौफनाक सल्यूशन प्रपोज करती है। छाओ का एक हाथ काट देना और उसके बाद उसे माफ कर देना, क्योंकि फिर वो मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। ये सुनकर बैकग्राउंड में छाओ पर दहशत और शौक छा जाता है। लीडर पूरी गंभीरता से देखता है जब छाओ घबराहट में तुरंत झुककर गहरा बो करता है और जोर से कसम खाता है। छाओ चीख चीख कर गुहार लगाता है, वादा करता है कि अगर उसने नमो क्लैन की आर्ट्स किसी और को लीक की तो वो सजा के लायक है। वो बिना हिचकिचाहट दोनों हाथ कटवाने को भी तैयार हो जाता है और बेचैन जुनून के साथ ऐड करता है कि चाहे उसका सर भी काट दिया जाए, वो कोई शिकवा नहीं रखेगा। तब लीडर उसे भेदती हुई नजर से देखता है और डिसाइड करता है कि उसे लॉयल्टी प्रूव करने का आखिरी मौका दिया जाए। लीडर बताता है कि कल एक बड़े क्लाइंट का डेलीगेशन आने वाला है और उम्मीद है कि वो फ्रेंडली ड्यूअल का रिक्वेस्ट करेगा ताकि हमेशा की तरह उसके सबसे छोटे बेटे को जलील किया जा सके। लीडर अपने बेटे की एक दर्दनाक तस्वीर सामने रखता है जब वो दुश्मन के पैरों के नीचे हारा हुआ पड़ा होता है और पॉइंट आउट करता है कि उसका बेटा कभी भी उसके खिलाफ जीत नहीं पाया। छाओं के चेहरे से पसीना बहने लगता है जब वो घबराकर पूछता है कि क्या मतलब यह है
कि उसे कल के ड्यूल में यंग मास्टर की जीत एंश्योर करनी होगी। लीडर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ इस बात को कंफर्म करता है और वादा करता है कि अगर वो कामयाब हुआ तो उसे एक पोजीशन दी जाएगी और क्लाइंट की सीक्रेट टेक्निक्स देखने का ऑफिशियल हक मिलेगा। छाओ की आंखें हैरानी से फैल जाती है, लेकिन लीडर अपनी खौफनाक कंडीशन पूरी करता है। अगर वो फेल हुआ तो छाओ को अपना सर कीमत के तौर पर देना होगा। लीडर अपने अंगूठे से अपनी गर्दन की तरफ इशारा करता है, कंफर्म करता है कि छाओ जैसे समझदार आदमी को अच्छी तरह पता है कि इस अग्रीमेंट का क्या मतलब है। छाओ कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, सिचुएशन को तेज दिमाग से एनालाइज करता है और समझ जाता है कि पेट्रियार्क का इरादा बिल्कुल साफ है। वो उसे क्लाइंट के अंदर अपने पास रखना चाहता है, लेकिन ये कठोर टेस्ट उस पर थोपना सिर्फ एल्डर्स और नमो क्लाइंट के काउंसिल के सामने उसे हायर करने का एक मजबूत और कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन तैयार करने का जरिया है। लीडर आंख मारकर कहता है कि वो आगे और कुछ नहीं बोलेगा और छाओ को चैलेंज करता है कि अगर वो वाकई अपने सबसे छोटे बेटे को पंख देने के काबिल है तो लड़का खुद ब खुद आजादी से उड़ पाएगा। कियोन अपनी मुट्ठियां भींचकर गहरा और इस्त भरा बो करता है। चैलेंज और इस नामुमकिन मिशन को एक्सेप्ट करते हुए दोनों हॉल से निकल जाते हैं और पत्नी अपने पति से पहले हाथ काटने वाली बात पर इंपल्सिव होने के लिए माफी मांगती है। लीडर उसे तसल्ली देता है, कहता है कि वो उसके दिल और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए उसके डर को समझता है। पत्नी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछती है कि क्या उसने शुरू से ही छाओ को हायर करने का इरादा रखा था और क्या उसे उसके क्लैन में आने की असली वजह पता है। लीडर मुस्कुराता है और उसे गले लगा लेता है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि ये आदमी मरमर अलायंस के एल्डर्स के सामने खड़ा हुआ, अपनी जान दाव पर लगाई और इंस्पेक्शन ऑफिस का एक सिंपल मेंबर होते हुए हर तरह की धमकियों का सामना किया। वो हैरानी से सोचता है कि इतना मजबूत मार्शल स्पिरिट रखने वाला आदमी क्लैन के सीक्रेट्स क्यों लीक करेगा, और तारीफ के साथ ऐड करता है कि छाओ ही वो शख्स है जिसने पिंगसो, जिसे कभी कम माना जाता था, को एक असली इंसान बना दिया। इतना कि पिंग क्लैन खुद उसे अपना बेनिफैक्टर मानता है। पत्नी ये जानकर बेहद खुश होती है कि उसके पति ने मोबैच के लिए खास तौर पर ऐसे आदमी को बुलाया। अगली सुबह शान और शौकत से भरे नमो क्लैन के कॉर्टयार्ड्स पर सूरज उगता है, जहां एंटिसिपेशन का माहौल छाया होता है। युगा क्लैन का डेलीगेशन पहुंचता है और उनका लीडर घमंड से सोचता है कि मोबेक उन्हें रिसीव करने क्यों नहीं आया। जूजा डोन एक खतरनाक मुस्कुराहट और बुरे इरादों भरी नजरों के साथ सामने आता है। यंग मास्टर के साथ बहुत जल्द खेलने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। इसी बीच पीछे के ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में चायो मोबैच के बिल्कुल सामने चीखता है जब मोबैच तलवार हिला रहा होता है। उसे ऑर्डर देता है कि सिर्फ मूवमेंट्स नहीं बल्कि उनके मीनिंग पर गहरा सोचे और बार बार रिपीट करने को कहता है। मॉब पसीने से भीगता हुआ जोर से हाँ करता है और पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग जारी रखता है। तभी कोर्टयार्ड का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और पीले कपड़ों में एक अजन भी अंदर आता है, नमो क्लाइंट के गेट की सुस्ती का मजाक उड़ाता हुआ। विजिटर एक उकसाने वाली मुस्कुराहट और चालाक चेहरे के साथ मुड़ता है, मोबैच को लिटिल ब्रदर कहकर बुलाता है और उसे यहां देखकर हैरानी जताता है। पीले कपड़ों वाला आदमी तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बार बार लिटिल ब्रदर कहकर प्रोवोक करता रहता है, जबकि मोबैच उसे साफ अननॉयंस के साथ देखता है और ठंडे अंदाज में पूछता है कि क्या वो आखिर आ ही गया। युग तंज के साथ पूछता है कि क्या वो आने वाले ड्यूअल की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, और शातिर मुस्कुराहट के साथ पॉइंट आउट करता है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी मोबैच उसे देखकर खुश नहीं लग रहा। युज अपनी हद से ज्यादा खुशी जाहिर करता है, कहता है कि मोबैच का फिर से सामना करने के ख्याल से वो लगभग खुशी से मर ही जाएगा, और अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर से नीचे देखता है। चायो दिल ही दिल में नोट करता है कि युगा अलायंस में लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तब से ज्यादा बड़ा लग रहा है। चुपचाप सोचता है कि क्या वह और लंबा हो गया है, और उसे एक इंटरेस्टिंग ब्रैड बताता है।
युगा सबके सामने अपनी उकसाहट जारी रखता है, मोबैच के सिर पर हाथ रखकर जैसे किसी छोटे बच्चे को थपकी दे रहा हो। तंज के साथ पूछता है कि क्या वो थोड़ा और छोटा हो गया है या फिर वो खुद ही और लंबा हो गया है, और कहता है कि वो पहले से ज्यादा क्यूट हो गया है। मोबैच गुस्से से उसका हाथ झटक देता है और तीखे स्वर में पूछता है कि क्या वह इतनी दूर सिर्फ अपनी हाइट का घमंड दिखाने के लिए आया है। इस पर दूसरा आदमी मासूमियत और हैरानी का नाटक करता है। युज तंज भरी हंसी हंसता है, थोड़ा सा झुककर खड़ा होता है और कंफर्म करता है कि हाइट के अलावा भी उसके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मार्शल आर्ट्स, साइंस और म्यूजिक में उसकी स्किल्स। और ये भी मजाक उड़ाता है कि उसका घमंड सिर्फ साइज जैसी छोटी चीज तक सीमित नहीं है। युज नोटिस करता है कि मोबैच पहले से ज्यादा एरोगेंट और बोल्ड हो गया है, इसलिए वो अचानक पीछे खड़े चायों की तरफ मुड़ता है और शक के साथ सोचता है कि क्या ये नया स्कॉलर ही इस बदलाव की वजह है। युग गुस्से और जज्बात के साथ चायों के मुंह पर चिल्लाता है, उसे ग्रीट न करने और सिर्फ अपने फैन से हवा करने पर ताना मारता है और जोर से डिमांड करता है कि वो तुरंत अपना नाम बताए। चायो पूरी शांति के साथ अपनी तरफ इशारा करता है और जवाब देता है, मैं छाओ टायसन हूं। नाम सुनते ही युगा हिस्टेरिकल मजाक के साथ हंस पड़ता है, तंज करता है कि इस आदमी की जुबान भी छोटी है। युज कसम खाता है कि वह दोनों की आदतें एक साथ सुधारेगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे के भाव जम जाते हैं और उसकी आंखें शौक और खौफ से फैल जाती है जब उसे नाम का मतलब समझ आता है। उसके दिमाग में भयानक तस्वीरें उभर आती है, जैसे भूत प्रेत चायों के इर्द गिर्द घूम रहे हों, और वो हैरानी के साथ समझ जाता है कि वो मुरीम अलायंस के मशहूर गोस्ट स्कॉलर के सामने खड़ा है। युगा के चेहरे से पसीना बहने लगता है। वो उलझन और शौक में सोचता है कि इतना खतरनाक आदमी खासकर नमो क्लैन में क्यों है। युगा चायों की तरफ देखता है और सारी घटनाओं को जोड़ने लगता है, ये समझते ही कि ये वही लेजेंडरी स्कॉलर है जिसने पोंग सून को पूरी तरह बदल दिया था। चायो ठंडी और भरोसे से भरी हुई एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे कोई मरा हुआ आदमी देख लिया हो। इससे यंग मास्टर की टेंशन और कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। जुज हकलाते हुए तुरंत इनकार करता है, सफाई देता है कि उसे लगा था स्कॉलर पोंग क्लैन में ही रहेगा, क्योंकि उसे क्लियरली याद है कि पोंग सो ने उससे यही बताया था। वो अपनी यादों में सून के साथ हुई बातचीत को याद करता है, जहां सून ने कहा था कि वो स्कॉलर को किसी खास पर्पस के लिए अपने क्लैन ले जाएगा। इसीलिए युगा स्कॉलर की एबिलिटीज पर शक करने लगता है। दिल ही दिल में सोचता है कि शायद अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी और वो इतना खास नहीं है। युगा को याद आता है कि एल्डर गर्ल, जिसके दिल में उसके लिए गहरी नफरत और पुराना बदला भरा हुआ है, कभी भी उसे बिना हाथ पैर सलामत छोड़े अलायंस से जाने नहीं देता। इसी बात पर वो हैरान होता है कि चायो अभी भी उसके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है, बिना किसी चोट के। चायो उसे बीच में ही कॉन्फिडेंट और उकसाने वाली मुस्कुराहट के साथ रोकता है और कंफर्म करता है कि वो अपनी मंजिल और रास्ता खुद चुनता है और अभी उसका यहां कुछ काम बाकी है जो उसे पूरा करना है। जुज अपना बैलेंस वापस पाने की कोशिश करता है और चालाकी से कहता है कि इतनी सारी अफवाहों के बावजूद ये उनकी पहली मुलाकात है, जैसे कि वे पहले कभी मिले ही न हों। लेकिन चायो ठंडे अंदाज में याद दिलाता है कि वे अलायंस में कई बार मिल चुके हैं, बस यंग मास्टर को शायद याद न हो। चायो अपना फैन खोलता है और मतलब भरे टोन में बताता है कि इंस्पेक्शन ऑफिस ने पहले यंग मास्टर युगा की जांच की थी, जब उसने वो इंसिडेंट क्रिएट किया था। ये सुनकर युगा घबराहट भरी हंसी हंसता है और उसे बदतमीज स्कॉलर बोलता है। चायो फैन से अपना चेहरा ढक लेता है और साफ सार्केज्म के साथ माफी मांगता है। अपनी बात को जस्टिफाई करता है कि इंस्पेक्शन ऑफिस में काम करते वक्त बनी पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती और शायद इसी वजह से यंग मास्टर को अनजाने में इरिटेशन हो गई हो। युगा के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ भड़क उठते हैं। तब चायो शांत अंदाज में 2 उंगलियां उठाता है
और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है रैंक और स्टेटस के लिए कि यंग मास्टर नमोंग से 1 साल बड़ा है, जबकि चायो खुद युगा से पूरे 2 साल बड़ा है। युगा के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। उसका चेहरा तेज गुस्से से लाल हो जाता है, जैसे दबाया हुआ गुस्सा बाहर निकलने वाला हो। युगा हैरानी और अविश्वास के साथ हंसता है और दिल ही दिल में मानता है कि ये आदमी वाकई इतनी हिम्मत रखता है कि सीनियर एल्डर्स और यहां तक कि ग्रेट गर्ल को भी चैलेंज कर सके। जूजू तंज और नापसंदगी के साथ पूछता है कि क्या 2 साल का फर्क का मतलब यह है कि चायो उससे ईस्ट वाली जुबान यूज करने की उम्मीद रखता है और इस बात को हंसी और बेकार बताता है। वो चैलेंज करते हुए अपना चेहरा चायो के बिल्कुल करीब ले आता है और साफ कह देता है कि वो बिना किसी फॉर्मेलिटीज के ही बात करता रहेगा। इस पर चायो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि अगर उसे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है तो वो भी वैसे ही बात कर सकता है और पूछता है, क्या मैं करूं? उसके चेहरे पर फिर से तेज और चालाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो सीधा कहता है कि बड़े भाई के रूप में ये ठीक है। ये बात युगा पर बिजली की तरह गिरती है। वो शौक और हैरानी में आकर अचानक चीख पड़ता है और उसे हरामी बोल देता है। मॉब बैक पूरा सीन देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। वो दिल ही दिल में समझ जाता है कि चाहे स्किल हो या एज, 5 महान क्लैंस में से किसी एक के डायरेक्ट एयर से इतनी आसानी और बदतमीजी से बात करने की हिम्मत किसी में भी बहुत ही कम होती है। मोबेक हैरानी भरी मुस्कुराहट के साथ क्योन की तरफ देखता है। पूरी तरह शो हो जाता है कि ये आदमी ऐसे बिहेव करता है जैसे इसे कल की कोई परवाह ही न हो। और पहले दिन उसने जो फर्म स्टांस दिखाया था वो सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी असली रियलिटी है। मोबेक चॉन को पूरी हैरानी और अप्रिशिएशन से भरी आंखों से देखता है और दिल ही दिल में मानता है कि टीचर के स्टांस में जो फर्मनेस और तीखापन था वो जबरदस्ती भी उसके दिल में रिस्पेक्ट पैदा कर देता है। उस पल युग को चॉन की डार्क प्रेजेंस एक बड़े से गोस्ट की तरह दिखती है जो उसे बिना किसी फॉर्मेलिटीज के बात करने का हुक्म दे रहा हो और फिर धमकी भरे अंदाज में पूछ रहा हो कि क्या उसे रुक जाना चाहिए। ये देखकर युग के दिल में भयानक डर भर जाता है। ड्यूवान सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और अपनी घबराहट को एक नकली खांसी के पीछे छुपा लेता है। फिर वो उन दोनों को साथ लंच पर इनवाइट करता है, उसी गार्डन में जहां पिछले साल उनकी मुलाकात हुई थी, और खासकर चायों की तरफ उंगली करते हुए उसे एक इंटरेस्टिंग इंसान बताता है। डुआन लंबे लंबे कदमों से वहां से चला जाता है, जबकि चायो उसके पीछे अपना फैन हिलाते हुए तंज भरे अंदाज में उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो जोर से हंस पड़ता है, ये सोचकर कि छोटा ध्वन उसकी सोच से भी ज्यादा फनी निकला। चायो यहीं पर नहीं रुकता और खुशमिजाज तेज आवाज में पुकारता है, हे लिटिल ध्वन। ये सुनते ही डुआन गुस्से से भरा हुआ वही जम जाता है। डुआन गुस्से और दरिंदगी से उबलते चेहरे के साथ मुड़कर देखता है। उसकी आंखों से चिंगारी सी निकल रही होती है, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और चायो और मोबैच को पीछे छोड़ देता है। जैसे ही मेहमान वहां से जाता है, मोबैच पूरे जोश के साथ चायों की तरफ दौड़ता है। उसकी आंखें बच्चे की तरह चमक रही होती हैं और वो हैरानी और दीवानगी के साथ चिल्लाता है कि टीचर चॉन उसकी सोच से भी ज्यादा कमाल और लाजवाब है। वो जिज्ञासा से पूछता है कि क्या अफवाहें सच है? क्या उन्होंने वाकई एल्डर गर्ल को इतना डरा दिया था जैसे उसे नरक दिखा दिया हो? और क्या वो बिना किसी डर के युगा दवन से इतनी सीधी टक्कर लेते हैं? चलते चलते मॉब उत्सुकता से पूछता है कि क्या यह भी सच है कि उन्होंने पिंगसू को एक इंसान बना दिया? तब चायो एक संतुष्ट मुस्कुराहट के साथ नोटिस करता है कि यंग मास्टर की जुबान पर अपने आप ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आने लगी है। छाओ उसे बताता है कि अब से वह भी उससे इज्जत से बात करेगा, क्योंकि यंग मास्टर ने समझ और सुधार दिखाया है जो तारीफ के लायक है। मॉब बैक शर्मिंदगी और उलझन में अपना सिर खुजलाता है और मानता है कि टीचर की बात के बावजूद उसे अपने अंदर कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा। छाओ शांत अंदाज में कहता है कि शुरुआत में पिंगाउन भी बिल्कुल ऐसा ही था।
जैसे ही उस नाम का जिक्र होता है, मोबेक घबरा जाता है और डरे हुए अंदाज में वार्निंग देता है कि अगर वो उस आदमी को उसके नाम से बुलाएंगे बिना दोस्त बने तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मॉब डर के साथ कंफर्म करता है कि वो भाई उससे बिल्कुल अलग है। वो बात करने से पहले अपनी मुट्ठियां कस लेता है और कहता है कि वो सच में चायो को मार भी सकता है। इस पर चायो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि वैसे भी वे दोनों दोस्त नहीं हैं। चायो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ समझाता है कि सो ही है जो उसे बड़ा भाई कहता है। ये सुनकर मोबेक उसे बिल्कुल खाली नजरों से देखने लगता है, जैसे टीचर कोई बेकार मजाक कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आवारा कुत्तों की बात कर रहा हो। चायो बिना कुछ कहे कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ चुप रहता है और धीरे धीरे शक मोबेक के दिल में घुस जाता है। वो हैरानी और शौक के साथ पूछता है कि क्या वो वाकई सीरियस है। सीन एक खूबसूरत और मनमोहक गार्डन में शिफ्ट होता है, जहां दोनों चलते हुए बात कर रहे होते हैं। जॉन पूछता है कि क्या ये सबड्यूइंग डीमंस का गार्डन है।